आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हम 2019 के सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम बचे हुए 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में 10 करके ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 2019 का। आज जो बचा हुआ 10 है उसे मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए क्वेश्चन को पकड़िए, समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप क्वेश्चन को ईजिली समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो बात कर रहा है, क्वेश्चन में जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है वो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की बात कर रहे हैं। क्या सोशलाइजेशन, ठीक है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो एक चीज़ बताइए, बच्चे के समाज में कौन कौन हो सकता है। अभी क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया है, क्या पूछा गया है, मुझे ये नहीं मालूम। एक हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो बच्चे के समाज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बच्चे के समाज में क्या क्या हो सकता है, बच्चा किन लोगों से घिरा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो समाज में बच्चे की सोसाइटी में सबसे पहले कौन हो सकता है। सबसे पहले उसकी फैमिली होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, फैमिली होगी। तो फैमिली पहले आ रही है। ठीक है, पहले आ रही है, इसलिए ये क्या प्राइमरी है, सबसे पहले आती है, इसलिए ये प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी। हमारी फैमिली क्या होगी, प्राइमरी। क्योंकि बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले फैमिली से ही वो घिरा होगा, बाद में कोई और समाज आएगा। ठीक है, अच्छा, फैमिली के बाद कौन सी समाज आएगा, कौन सी सोसाइटी में पाएगा, वो पाएगा अपने आप को। फैमिली के बाद होते हैं उसके फ्रेंड्स, जिसको हम पीयर्स बोलते हैं। फैमिली के बाद वो फ्रेंड्स ढूंढेगा। ठीक है, फैमिली, ठीक है, फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सब हो गए। उसके बाद बच्चा फ्रेंड्स ढूंढेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाद में, पहले क्या फैमिली था, पहले फैमिली आया था इसलिए वो प्राइमरी हो गया। अब फ्रेंड्स बाद में आए इसलिए ये सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, चलिए हमने दो देख लिया कि बच्चे की सोसाइटी में कौन कौन होते हैं। पहले फैमिली आती है, बाद में फ्रेंड्स आता है। अब और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं बच्चे के समाज में, बच्चे के आसपास में। फिर क्या हो सकता है, स्कूल, बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल भी एक तरह से सोसाइटी ही है ना। स्कूल भी एक तरह से सोसाइटी ही है, समाज है जिसके अंदर वो जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। ठीक है, लंच करेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो ये भी एक तरह की सोसाइटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है क्योंकि ये भी बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन है तो ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट। बच्चा इस सोसाइटी में भी जाता है, बच्चा यहाँ भी पढ़ता लिखता है। अब ये हम लोग का तीसरा था। अब चौथा, और कौन सी सोसाइटी में जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटी हो सकता है। मान लीजिए वो जाता हो प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड हो गया, फिर स्टेडियम में जाता हो खेलने कूदने। ठीक है, मतलब बच्चा जहाँ उठता बैठता है वो सब क्या हो गया, उसका सोशलाइजेशन का पार्ट हो गया, उसके समाजीकरण का पार्ट हो गया कि वो अपने समाज के किस हिस्से में जाता है, खेलने जाता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स के पास जाता है, मास मीडिया, और इन सब चीज़ों को मिला के हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझने लायक है कि जो ये फैमिली होता है, बस फैमिली ही हमारी प्राइमरी होती है, प्राथमिक होता है। फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी। ठीक है, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक। ऐसा क्यों हम कह सकते हैं, फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन क्यों कहा गया है। फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले बच्चे के लिए फैमिली होती है। ठीक है, बच्चे का जन्म फैमिली में होता है, ना कि स्कूल में होता है, ना कि प्लेग्राउंड में होता है, ना कि स्टेडियम में होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे के लिए फैमिली आती है। ठीक है, इसलिए ये प्राइमरी हो गया। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन में ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 क्या बोला, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन। पीयर्स मतलब फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। और फैमिली को इन लोगों ने सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोल दिया कि पीयर्स जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन है, एजेंट्स है, एंड फैमिली इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट।
हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, हिंदी का भी है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो एक्सप्लेनेशन है बाइलिंगुअल में कर रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, पीयर्स को प्राइमरी बोला गया है और फैमिली को सेकेंडरी, तो ये गलत है। मैंने बताया था आपको कि फैमिली जो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, उसके बाद जितनी भी होती हैं, पीयर्स हो गया, मास मीडिया हो गया, स्कूल, वो सब सेकेंडरी होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी। देखिए, मास मीडिया तो ठीक था, मास मीडिया जो था वो ठीक था, सेकेंडरी था, बट फैमिली तो प्राइमरी होता है। हाँ, तो ये ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 देखते हैं, स्कूल इज़ सेकेंडरी। ठीक है, स्कूल सेकेंडरी है, ये सही है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। और फैमिली हम लोग का जो है वो प्राइमरी है। तो ऑप्शन 3 देखिए, स्कूल को सेकेंडरी एजेंट बताया गया है, सोशलाइजेशन एजेंट, और फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट बताया। तो ये एकदम सही है, क्योंकि स्कूल, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो स्कूल होता है, स्कूल फैमिली को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। फैमिली हमारी क्या है, प्राइमरी है, फैमिली हमारी प्राइमरी है, ठीक है। और स्कूल जो है हम लोग की, स्कूल हम लोग की सेकेंडरी है। तो हमारा स्कूल क्या हो गया, सेकेंडरी। तो करेक्ट आंसर हो गया आंसर 3। करेक्ट आंसर इज आंसर 3, जहाँ पे स्कूल इज सेकेंडरी एंड फैमिली इज प्राइमरी। बाकी आप ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, ऑप्शन 4 में बोल रहा है स्कूल इज प्राइमरी एंड पीयर्स आर सेकेंडरी। गलत, स्कूल कभी प्राइमरी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है आंसर 3, स्कूल सेकेंडरी एंड फैमिली इज प्राइमरी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, बहुवृद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीडीपी में 3-4 थ्योरीज़ हैं, जिस पे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो समझ आइए थ्योरी से ही आएगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस भी एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको। अभी एक हम ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, अब एक चीज़ मैं ये ऑप्शन पढ़ने से पहले इस थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगी। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये थ्योरी दिया है हॉवर्ड गार्डनर। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, किसने दिया है, हॉवर्ड गार्डनर, इनकी थ्योरी है, इन्होंने दिया है ये थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर, ओके। और दूसरी बात ये है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, पहली बात तो ये होगी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ओके, साइकोलॉजिस्ट थे, हो गया, ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। अब इनकी एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, ये आप नोट कर सकते हैं, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, इनकी एक बुक थी। उसके अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस वो कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, बहुवृद्धि 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस कितने होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। अब तक हमने देखा कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स कौन कौन से ये 8 प्रकार हैं, एक बार हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रकार है वो है नेचुरलिस्ट, ठीक है। अब इस बुद्धि के हिसाब से जो बच्चा होता है वो लिविंग चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लिविंग चीज़ों को लेके, नेचर को लेके बहुत अच्छी होती है, नेचर को लेके, ठीक है, नेचर हो गया, लिविंग चीज़ों को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसके अंदर एग्जांपल हो सकते हैं हमारे एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जो पर्यावरण को लेके बहुत जागरूक रहते हैं, ठीक। तो वो क्या है, नेचुरलिस्ट हैं, उनको नेचर से प्यार है, नेचर को लेके कंसर्न है, नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं वो,
ठीक है। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये नेचुरलिस्ट जो है एक तरह का इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये पहला इंटेलिजेंस हो गया। दूसरा है बॉडी काइनेस्थेटिक, दूसरा नोट करिएगा। दूसरा है हमारा बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक है। ये दूसरे तरह की बुद्धि है, दूसरे तरह की इंटेलिजेंस है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक में क्या होता है, जो बच्चा होगा, जिसके अंदर ये गुण होगा, जिसके अंदर ये बुद्धि होगी, वो अपनी माइंड और बॉडी को दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ बॉडी काइनेस्थेटिक को। जो बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक है, थेटिक, इसके अंदर क्या होगा, ये इस इंटेलिजेंस के हिसाब से जो बच्चा होगा कोऑर्डिनेट करेगा माइंड एंड बॉडी बोथ। गुड अच्छा होगा, गुड इन कोऑर्डिनेटिंग माइंड एंड बॉडी, ठीक है, माइंड एंड बॉडी, ठीक। ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब वो बच्चा, वो इंसान जो अपनी माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। तो वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस है, बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक है। जैसे जो लोग योगा करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। सेंट हो गए, महात्मा हो गए, जो लोग मेडिटेशन करते हैं अपनी बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल रखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की क्वालिटी है, एक तरह का इंटेलिजेंस है, बॉडी काइनेस्थेटिक। तो अब तक हमने दो देख लिए इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट था, जो एनवायरनमेंट नेचर को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत सजग रहते हैं। दूसरा हमने देखा बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी कि ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके अंदर पर्सन जो होता है वो अपनी बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इंटेलिजेंस क्या है हावर्ड गार्डनर के हिसाब से। तीसरा इंटेलिजेंस है म्यूज़िकल, ठीक है, म्यूज़िकल। इसके हिसाब से जो पर्सन होता है उसको साउंड की, पिच की, म्यूज़िक की, रिदम की बहुत अच्छी समझ होती है, ठीक है। साउंड हो गया, पिच हो गया, रिदम हो गया, ठीक है, साउंड, पिच, रिदम हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक, टोन हो गया, टोन, इन सब की बहुत अच्छी समझ होती है। जैसे AR रहमान को ले लीजिए, इनके पास ये इंटेलिजेंस है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि इनको म्यूज़िक की समझ बहुत अच्छी है, साउंड की समझ बहुत अच्छी है, पिच की समझ बहुत अच्छी है, रिदम की समझ बहुत अच्छी है। जो म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, जो म्यूज़िक बनाते हैं, धुन बनाते हैं, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो ये हम लोग का तीसरे टाइप का इंटेलिजेंस था। अब आइए हम चौथा इंटेलिजेंस देखते हैं। हमने देखा था 8 इंटेलिजेंस बताए हैं हावर्ड गार्डनर ने, अब तक हमने 3 देखा है। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा कौन सा इंटेलिजेंस है? चौथा है लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल। इसके हिसाब से जो बच्चा होगा बहुत अच्छा होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया, सारी की सारी क्वांटिटी वाली चीज़ें, क्वांटिफाइंग थिंग्स, क्वांटिटी वाली चीज़ें, नापक वाली, ठीक है। लॉजिकल चीज़ों में, नंबर्स में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर बच्चे का जो मैथ्स मेंटल एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिक्स में बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है कैलकुलेशन करने की, ठीक है, कैलकुलेशन करने की और फिर मेजरमेंट करने की, स्केल्स की, इन सब की समझ बहुत अच्छी होगी। तो ये हो गया हम लोग का चौथा टाइप का इंटेलिजेंस। अब आइए पांचवा क्या है? इंटरपर्सनल। पांचवा है हम लोग का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। पांचवा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब इसके अंदर पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है दूसरों को समझने में, फिर दूसरों की फीलिंग समझने में, ठीक है। सेंसिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड मोटिव, सेंसिंग अदर, यहाँ मैं अच्छे से लिखती हूँ,
इंटरपर्सनल मतलब ये होता है दो लोगों के बीच, यानी कि एक पर्सन बहुत अच्छा होता है दूसरों की फीलिंग समझने में, सेंस करने में, दूसरों की मोटिव, दूसरा क्या महसूस करता है, क्या उसके मन में चल रहा है, ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से सेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं छठवां में है, अच्छा पहले ये बताइए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसके अंदर जो होता है बच्चा जो होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, 1 मिनट फ्रेंड्स, आइए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो मैंने जिसके अंदर बताया था कि बच्चा जो है बहुत, बच्चा या इंसान पर्सन जिसके अंदर भी ये क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छा होगा दूसरों को समझने में, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई आइडिया है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं काउंसलर्स। ठीक है, काउंसलर्स, जो काउंसलर्स होते हैं वो दूसरों के बारे में अच्छे से, 1 मिनट फ्रेंड्स, वन मिनट, आइए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, तो मैं बताई थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मैंने बताया था आपको कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमने समझ लिया। अब उसका एग्जांपल हो सकता है काउंसलर कैसे? काउंसलर जो होते हैं वो सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको चाहिए, किस चीज़ के लिए परेशान है इंसान। ठीक है, यानी कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पा रहा है, दूसरे का इंटेलिजेंस समझ पा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब हम लोग का छठा देखते हैं हम। छठा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंट्रापर्सनल, इंटर मतलब होता है, इंटर मतलब दूसरों को, और इंट्रा मतलब होता है खुद को। इंट्रा मतलब सेल्फ, वो एक पर्सन जो खुद को अच्छे से समझ पाता है उसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो खुद की नीड्स, खुद की ज़रूरत, खुद को अच्छे से जानता है, खुद को अच्छे से पहचानता है, उसको हम, जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी उसको हम कहेंगे कि वो है, उसके पास है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आइए सातवां देखते हैं। सातवां है हम लोग का लिंग्विस्टिक, 1 मिनट। सातवां हम लोग का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को लैंग्वेज की बहुत अच्छे से समझ होती है कि कौन सा वर्ड सबसे अच्छा यूज़ करना होगा, कि लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से हम अच्छे से लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जिसको लैंग्वेज की बहुत अच्छे से समझ होगी उसको हम कहेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब फिर आठवां और लास्ट जो 8th इंटेलिजेंट है वो है स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, 1 मिनट। स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक, स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस, इसके अंदर जो होता है, जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, वो जो है वर्ल्ड को 3D में अच्छे से देख पाता है, विजुलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी उसको हम कहेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम देखते हैं सेलर्स हो गए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हम लोग के हो जाएंगे सेलर्स हो गए। ठीक है, सेलर्स हो गए, फिर आर्किटेक्ट हो गए, ये लोग क्या करते हैं, जो उनके आसपास का वर्ल्ड होता है उसको 3D में क्या करते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या समझा, हमने इस थ्योरी के बारे में समझा कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। उनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, बुक है, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसके हिसाब से इंटेलिजेंस 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं।
पहला तो हमने देखा था नेचुरलिस्ट, जो जिसकी समझ नेचर को लेके बहुत अच्छी होती है उसे हम नेचुरलिस्ट कहते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, ठीक है, जो नेचर को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर हमने दूसरा इंटेलिजेंस देखा था बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक। फिर तीसरा था म्यूज़िकल, तीसरा हमने देखा था म्यूज़िकल, जिसकी समझ म्यूज़िक को लेके बहुत अच्छी होती। फिर हमने देखा था चौथा लॉजिकल मैथमेटिक, पांचवा इंट्रापर्सनल, छठा इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड स्पेशियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं और अब समझते हैं कि जो क्वेश्चन है बोल क्या रहा है। ओके, तो क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, there are several forms of intelligence. Option 2, there are no individual differences in intelligence. Option 3, intelligence quotient can be measured by objective test. Option 4, intelligence in one domain ensures in all other domain. अब हम समझते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, हमने देख लिया कि हॉवर्ड गार्डनर के हिसाब से 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, तो पहला तो सही लग रहा है। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा कि देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, हमने तो टोटल 8 प्रकार के देखे, तो विभिन्नताएं क्यों नहीं है। तो ऑप्शन 2 गलत। ऑप्शन 3 बोल रहा है कि बुद्धि लंबी केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं, ये एकदम गलत है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हम नहीं नाप सकते, सब्जेक्टिव से भी नाप सकते हैं। फिर इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर्स इन ऑल अदर डोमेन, मतलब कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो लिंग्विस्टिक में भी अच्छा होगा, ये गारंटी इसे कोई कह सकता है क्या। अगर कोई बच्चा इंटरपर्सनल में बहुत अच्छा है तो क्या वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में भी अच्छा होगा, ये कहना एकदम गलत होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये समझा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से इसको देख लीजिएगा, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 है प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे। प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन जो है जीन पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है। जीन पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है। जीन पियाजे की थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे हैं, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। CD यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ जाइए, इनकी थ्योरी। अब एक बार हम इनकी थ्योरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखिए जीन पियाजे की कौन थे। जीन पियाजे जो थे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे हमने देखा था हॉवर्ड गार्डनर क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, फिर हमने देखा था, अब देखते हैं जो ये जीन पियाजे है ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ये जो है जीन पियाजे बहुत फेमस है, इनका काम बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका काम बहुत अच्छा था, इसलिए ये बहुत फेमस थे। ठीक है, इन्होंने वर्क किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इन अ चाइल्ड इनका काम था। इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया था चाइल्ड में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत फेमस थे अपने काम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, और इनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसलिए इनकी थ्योरी को बोला था जीन पियाजे। इसीलिए कहा गया है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके, यानी कि संज्ञान के विकास के ऊपर जीन पियाजे की एक थ्योरी है। ठीक है, अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे के हिसाब से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, 4 स्टेजेस में होते हैं, 4 स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। संज्ञान का विकास कितने 4 स्टेजेस में होते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेज होता है फ्रेंड्स समझिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञान का विकास 4 स्टेजेस में होता है। जो पहला स्टेज होता है वो है सेंसरी मोटर। क्या है, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर।
जो कि कितने से कितने साल के बच्चों में होता है, 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों में होता है। ठीक है, ये पहला स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। ठीक, इसके अंदर बच्चा जो है अपने सेंसेस से सीखता है, इसके अंदर बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। ठीक, सेंसेस यानी कि ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए सीखता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मैं बाद में इसके ऊपर पूरा प्रॉपर आधे घंटे का क्लास लूँगी। आप देखते हैं स्टेज टू जो है, पहला सेंसरी मोटर देखा, फिर स्टेज 2 है प्री ऑपरेशनल होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, पहला था सेंसरी मोटर और दूसरा है प्री ऑपरेशनल। तीसरा स्टेज है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट 1 मिनट। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितने से कितने साल के बच्चों में होगा, 7 से 12 साल के बच्चों में होगा। और चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, जो कि 12 साल से अबव होगा, 12 साल अबव होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए, हमने समझा कि जो जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला था सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल के बच्चों में होता है। दूसरा था प्री ऑपरेशन 2 से 7 साल के बच्चों में। तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 साल के बच्चों में। चौथा मैंने बताया फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि 12 साल से ऊपर के बच्चों में होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं बोलना ये चाहती हूँ कि जो ये स्टेजेस हैं सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हर स्टेजेस में अलग अलग गुण होते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। अभी जो पूछा गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। इसमें प्री ऑपरेशनल की क्वालिटी पूछी गई, कैरेक्टर पूछा गया। पहला पूछा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव। ठीक है, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच। दूसरा है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट। तो तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चौथा है सेंट्रेशन इन थॉट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रेशन इन थॉट, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो सेंट्रेशन इन थॉट होता है। मतलब कि वो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है। उसको लगता है कि बस मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, मैं जो देखता हूँ, वैसे ही सब देखते हैं, वैसे ही सारी दुनिया देखती है। इसके अंदर बच्चा दूसरों का परसेप्शन, दूसरों की सोच और दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पाता। छोटा बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा क्या दूसरे का नज़रिया समझ पाएगा? वो तो बस अपना ही, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन इन थॉट बोलते हैं। इसी को हम सेंट्रेशन इन थॉट बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चे को किसी और के नज़रिए से, सोच विचार से लेना देना ही नहीं पड़ता। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या समझता है। उसको लगता है बस मुझे कोई यही चाहिए तो चाहिए, कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है सेंट्रेशन इन थॉट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगी सेंट्रेशन इन थॉट। बाकी जो ये 3 ऑप्शंस हैं ये भी देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूँगी लेकिन आप समझ जाइए। जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग होती है ये फॉर्मल में होता है, चौथा स्टेज। ठीक है, फॉर्मल में था। और एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, यानी कि तीसरा स्टेज। और जो ये है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो है ये भी चौथे स्टेज पे आएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का था थ्योरी ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये मैंने कोशिश किया आपको बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन कर सकूं। हालांकि इस थ्योरी के ऊपर प्रॉपर एक आधे घंटे का क्लास चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आप इसी को देखिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में आप पक्का मुझे कमेंट करिए कि मैम ये वाला मुझे नहीं समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में कौन सी चीज़ें सही है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, विकास डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो है मेनली विकास के ऊपर बात कर रहा है, तो अब हम समझते हैं, देखते हैं। डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि विकास सिर्फ बाल्य अवस्था में होता है। ऑप्शन 2, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, यानी कि ये बहुआयामी है। फिर ऑप्शन 3, डेवलपमेंट हैज़ सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, यानी कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अब आप बताइए, पढ़ के बताइए, ऐसा इसमें कोई हार्ड नहीं है कि आप बता नहीं पाएंगे, इतना इजी है, दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाते हैं, पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी सॉल्व करेंगे, इतना थोड़ी कोई हार्ड है। देखिए बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि डेवलपमेंट जो है, पहले ऑप्शन पे आइए, डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, यानी कि सिर्फ बाल्यावस्था में होता है, मतलब बच्चा सिर्फ बाल्यावस्था तक बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता ही नहीं है, मतलब बाकी स्टेजेस एडल्टहुड हो गया, फिर एडोलसेंस होता है, वो कभी आता ही नहीं है, हाँ, सिर्फ बाल्यावस्था तक ही होता है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही काट दीजिए, ये तो गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन 2 देखिए, पहले 3 और 4 देखते हैं। 3, डेवलपमेंट हैज़ सेम रेट, डेवलपमेंट के देखिए, डेवलपमेंट का जो विकास के ग्रोथ का रेट है, क्या सभी कल्चर में सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा हिंदू है, अगर कोई बच्चा क्रिश्चियन है, तो क्या, अगर जैसे मान लीजिए हिंदू वाला बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है तो क्रिश्चियन भी जल्दी सीख लेगा। हाँ, कहने का मतलब ये कि सेम रेट है, कोई भी कल्चर के बच्चे हैं सब में सेम रेट। अगर हिंदू वाला बच्चा जल्दी बोल रहा है तो क्रिश्चियन वाला बच्चा भी जल्दी बोलेगा, हिंदू वाला बच्चा जल्दी चलना सीख रहा है तो क्रिश्चियन वाला भी जल्दी चलना सीख जाएगा। तो फ्रेंड ये तो सबसे पहले गलत हो गया, ऐसा कोई नहीं, ऐसा एकदम ये कहना एकदम गलत होगा कि जो डेवलपमेंट का रेट सारे कल्चर में सेम होता है, ये एकदम गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट का जो रेट होता है, डेवलपमेंट हैज़ द रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, सेम रेट नहीं होता है, ठीक है। कभी कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कभी कोई लेट सीखता है, कभी कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कभी कोई लेट सीख जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए क्वेश्चन 4 समझते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्न, क्वेश्चन 4 में यही बोला गया है, ऑप्शन 4 में, कि जो डेवलपमेंट होता है विकास सिर्फ स्कूल से ही होता है, बाकी हम घर में फैमिली, खेलकूद, प्लेग्राउंड, यहाँ वहाँ मंदिर, गुरुद्वारा, घूमना फिरना, इनसे हम कुछ नहीं सीखते, इनसे हमारा कोई विकास नहीं होता है, जो भी विकास होता है स्कूल से ही होता है। तो ये तो सबसे पहले काट दीजिए। ओनली, देखिए केवल और ओनली नेगेटिव वर्ड है, जब भी आ जाए एग्जाम में ओनली करके या केवल करके तो सबसे पहले आप काट दीजिए, ये नेगेटिव वर्ड है। आप अगर कुछ नहीं, आप क्वेश्चन आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओनली एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे आ जाए काट दीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन 4 में भी ओनली था, ऑप्शन 1 में भी ओनली था, डेवलपमेंट अकर ओनली, तो ये भी गलत था। देखिए इसी में 2 ऑप्शन में ओनली था और दोनों गलत था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन 2, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल मतलब विकास के कितने, मैंने आपको बताया था पक्ष बताए थे, विकास के 4 पक्ष होते हैं, मोटा विकास के 4 पक्ष होते हैं, डायमेंशन होते हैं PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो ये कहना एकदम सही हुआ कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि विकास बहुआयामी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक संरचनावादी हैं थे, ठीक है। और इनकी एक थ्योरी थी सोशियो कल्चरल थिंकिंग। जो लेव वाइगोत्स्की, उनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इनकी थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया था कि जो बच्चे का संज्ञान का विकास डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी में रहता है, कैसे सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करता है, कितना वो एक्टिव रहता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करेगा बच्चे की सोसाइटी और कल्चर पे,
ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो फिर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। देखिए जो थ्योरी है, थ्योरी का नाम ही देख लीजिए, उसी से आइडिया लग जाएगा कि लेव वाइगोस्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशियो कल्चर, देखिए सोशियो कल्चर, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, मोटिवेशन, तो ये तो नहीं होगा, मोटिवेशन तो नहीं होगा, गलत। इक्विलिब्रेशन नहीं। कल्चरल टूल्स, देखिए सोशियो कल्चरल और ये कल्चरल टूल्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सांस्कृतिक उपकरणें, ठीक है, उपकरणों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। In his theory of cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structure in terms of, फिर से जीन पियाजे की बात उठ गई, ठीक है, तो एक बार हम जीन पियाजे के बारे में फिर से समझ लेते हैं। जीन पियाजे कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस थे, इनका काम बहुत फेमस था, किस चीज़ के लिए फेमस था, चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इनकी थ्योरी का नाम था जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब इनके हिसाब से क्या इन्होंने क्या बताया था, क्वेश्चन में देखिए, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या कहा है। मतलब आप कॉग्निटिव मतलब जो आपके दिमाग में, कॉग्निटिव मतलब जो भी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड होती हैं, तो आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जीन पियाजे ने क्या कहा है, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन हम समझते हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या, ठीक, जैसे कि समझिए जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप सिखाना चाहते हैं ए फॉर एप्पल, क्या सिखाना चाहते हैं आप सिखाना चाहते हैं ए फॉर एप्पल, आप प्रॉपर उसको एक एप्पल दिखाते हैं, ये ए फॉर, और बच्चे को आप प्रॉपर एप्पल बना के दिखाते हैं कि बच्चों देखिए ये रेड कलर का है एप्पल, ठीक है, इसके ऊपर ग्रीन लीव्स है, खाने में मीठा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉग्निटिव, इसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, दिमाग में एक स्ट्रक्चर, मतलब दिमाग में हम उसके कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जो बच्चा अपने मेमोरी में स्टोर करेगा कि अच्छा एप्पल मतलब जो गोला गोला टाइप का होता है, जो लाल कलर का होता है, तो यही बच्चे के दिमाग में एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, एक इमेज बन रहा है, ठीक है। अब बच्चे को बोलेंगे बच्चों बी फॉर बनाना, तो आप बनाना करेंगे, ऐसे बनाएंगे, बनाना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में एक स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, ठीक है, कि जब नेक्स्ट टाइम जब भी ये वर्ड आए बनाना, तो उसके दिमाग में खटाक से एक स्ट्रक्चर आ जाए दिमाग में, अच्छा बनाना मतलब जो येलो येलो होता है खाने में मीठा होता है, एप्पल मतलब जो रेड होता है खाने में मीठा होता है, ठीक है। तो इस बच्चे के दिमाग में हम भर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, उसी को हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को ही स्कीमास बोला है, क्या बोला है, स्कीमास, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या बोला था, स्कीमास, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, ठीक है। ये इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, किस चीज़ पे जोर होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी, मतलब कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, मतलब कि कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, अलग अलग करके बैठा दो, जितने हिंदू हैं एक रो में बैठ जाओ, जैसे क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, बच्चे बैठते हैं, तो ऐसा तो नहीं करती टीचर कि चलो सारे हिंदू एक तरफ बैठ जाओ, सारे मुस्लिम एक तरफ बैठ जाओ, सारे सिख एक तरफ बैठ जाओ। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का ऐसा कोई एम नहीं होता है, ऐसा कोई मतलब कि मोटिव नहीं होता है कि वो सोशल स्टेटस के हिसाब से बच्चों को अलग थलग करे। तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, अब तीसरा और चौथा देख लेते पहले क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल,
यानी कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब मार्क्स ओरिएंटेड, मतलब कि बच्चे को सिर्फ मार्क्स इंक्रीज़ करवाने हैं, बच्चे को टॉप करवाना है, ऐसा कोई गोल होता है? ऐसा कोई गोल नहीं होता है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल ही होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम का। ये गलत हो गया। अब जो है चौथा ऑप्शन देखिए, अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अनडिफ्रेंशिएटेड जब भी आ जाए मतलब यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन मतलब एक जैसा इंस्ट्रक्शन, एक ही तरह से सबको समझा देना। क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, कोई तेज़ होता है, कोई एवरेज होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो क्या आप एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन देके एक ही तरीके से पढ़ा के सारे बच्चों को समझा देंगे? तो जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं, डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। ये जो ऑप्शन लिखा है अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शन। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को किसी को लेट समझ में आता है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन कैसा है? डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 4 गलत, ऑप्शन 2 एकदम सही है। ऑप्शन 2 क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्लास में कि जो तेज़ बच्चा है सिर्फ उसी से पूछा जा रहा है कि चलो तुम बताओ। क्या पता पीछे कोई बच्चा हो जिसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो, उससे पूछा ही ना गया हो और ना वो बच्चा खुद बोल पा रहा हो कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आपसे एक्सप्लेन कर दिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दिए। तो क्या हर बच्चे को मौका देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 2। आइए क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़। मतलब कि एक एक्ट दे रखा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके हिसाब से कौन सा टर्म एकदम सही होगा यूज़ करना? पहला, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिपल बॉडी, रिटार्डेड स्टूडेंट या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, यानी कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास किस क्रम में होता है? सीक्वेंस पूछा गया है, विकास किस क्रम में होता है, डेवलपमेंट किस मतलब सीक्वेंस में होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 1 कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, 2 एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट, 3 सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट। ऑप्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा सबसे पहले छोटा होता है तो क्या करता है? आपने देखा होगा कोई भी चीज़ होगा वो उठा के मुँह में डालने लग जाएगा, हाँ, मुँह में टेस्ट करने लगेगा। तो क्या कर रहा है वो? अपने सेंस यानी कि टंग से वो सेंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी चीज़ होगा गर्म ठंडा उसको नहीं पता, जब एक बार टच कर देगा तो उसको मालूम चल जाएगा अरे ये जलता है, गर्म है, तब जाके वो चीज़ें समझेगा। तो बच्चा सबसे पहले इस जो ये वर्ल्ड है इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने सेंसेस से करता है। तो सेंस सबसे पहले जिस ऑप्शन में सेंस आ गया वही करेक्ट है। देखिए ऑप्शन 3 में सेंस है, बाकी सब में कॉन्क्रीट ये तो नहीं। बच्चा सबसे पहले सेंस से सीखता है, अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। तो सारे के सारे ऑप्शन कट गए, सिर्फ एक को छोड़ के सीधे बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो समझिए, सबसे पहले बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, फिर कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीज़ों से सीखता है, मूर्त चीज़ें जिसे वो छू सकता है, टच कर सकता है, टैंजिबल चीज़ें। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त जिसे वो देख। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट आंसर है आंसर 3। पहले बच्चा सेंस से सीखेगा, फिर टैंजिबल चीज़ों से, फिर जाके वो इनटैंजिबल अमूर्त चीज़ों को समझने लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 30 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं एक प्रगतिशील क्लासरूम में कैसे देखना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास है, उसके अंदर हर बच्चा तेज़ नहीं हो सकता, कुछ तेज़ होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ डल होंगे, ठीक है। तो क्या हमको बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से बांट देना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, यानी कि तेज़ बच्चों का ग्रुप एक जगह हो जाए, कमज़ोर बच्चों का ग्रुप एक जगह हो जाए। इससे क्या होगा, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, ये आंसर सही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चे को समझ होगी कि मेरे क्लास में कुछ तेज़ है, कुछ डल है, कुछ मतलब कि एवरेज है, तो उसी हिसाब से वो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्लान करेगी, ठीक है टीचर। इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3, 4 देख लेते हैं। अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये रुकावट नहीं है, ठीक है। अधिगम में इसका कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ऑप्शन 4, अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो ये टीचर के पार्ट में कैसे असफलता हो गई। तो ऑप्शन 3, 4 गलत। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 2। तो फ्रेंड, ये थे 2019 के CDP के क्वेश्चंस, जिसको मैंने मैक्सिमम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेंड्स, एक थ्योरी है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी जो है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अपने क्लास में। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा जितनी भी थ्योरी थी वो तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाइए और कमेंट करिए और आप बताइए। और उसके अलावा प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रेंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, बाय बाय।